मेरी प्यारी प्रजागण, दिस इज काइंड ऑफ शिट वी डिजर्व। अभी सीरीज का सिर्फ सेकंड एपिसोड ही आया है एंड आई मस्ट से ये वाला डीसी हमेशा से चाहिए था, जहां सुपर हीरो और डिटेक्टिव दोनों का मिक्सअप हो, जहां एक तरफ हमें ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ एक प्रॉपर मर्डर मिस्ट्री, स्मॉल टाउन इन्वेस्टिगेशन और कंस्पिरेसी धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ 2 एपिसोड के अंदर हमें गॉथम से लेकर मैन हंटर्स तक डीसी के इतने सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं लैंटर्न्स एपिसोड 2 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अब सबसे पहले मैं यहाँ टाइमलाइन कंफर्म कर देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमें 3 अलग अलग टाइमलाइंस देखने को मिली थी, लेकिन ये एपिसोड 2016 वाली टाइमलाइन में ही टेक प्लेस करता है और एग्जैक्टली वही से कंटिन्यू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी विलन के खुद को उड़ा देने के बाद। और एपिसोड की शुरुआत होती है हेल जॉर्डन के जॉन स्टुअर्ट को एक अच्छी भली नींद से उठाने से। और भाई, हेल ने जॉन को जिस तरीके से जगाया उसे देखकर ही समझ आ जाता है कि ये बंदा नॉर्मल मेंटर नहीं होने वाला। हेल जॉन को बाहर लेकर जाता है और बोलता है आज तुम्हें उड़ने की ट्रेनिंग मिलने वाली है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हेल का एक्चुअल मकसद सिर्फ जॉन को फ्लाइंग सिखाना नहीं है। उसकी पावर रिंग की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और उसको रिचार्ज करने के लिए उसे अपनी ग्रीन लैंटर्न पावर बैटरी चाहिए। लेकिन उससे पहले हेल जॉन को रिंग से उड़ने की ट्रेनिंग देता है। जॉन ट्राई करता है लेकिन ऑब्वियसली वो उड़ नहीं पाता, लेकिन इसके बदले वो एक और चीज बना देता है, एक छोटी सी ग्रीन बर्ड। और ये बर्ड सिर्फ उस मोमेंट तक नहीं रहती, ये पूरे एपिसोड में जॉन के साथ रहने वाली है। और यहाँ मुझे लगता है शो हमें जॉन के कैरेक्टर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश कर रहा है। अब कॉमिक के हिसाब से ग्रीन लैंटर्न की पावर रिंग सिर्फ एनर्जी ब्लास्ट करने वाली रिंग नहीं है। रिंग की सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटीज में से एक है हार्ड लाइट कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना, यानी लैंटर्न अपनी विल पावर और इमेजिनेशन को सॉलिड ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर लैंटर्न इस पावर को अपने तरीके से यूज करता है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट कॉमिक्स में कंस्ट्रक्ट क्रिएशन के मामले में पर्टिकुलरली बहुत फेमस है, क्योंकि जॉन का बैकग्राउंड आर्किटेक्चर का है और डीसी के ऑफिशियल कैरेक्टर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉन अपने कंस्ट्रक्ट को दूसरे लैंटर्न से अलग तरीके से यूज करता है। वो उन्हें अंदर और बाहर दोनों साइड से बिल्ड करता है, जैसे एक एक्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा हो। इसी वजह से उसका कंस्ट्रक्शन एक्सट्रीमली डिटेल्ड और प्रिसाइज होता है। तो जब शो में जॉन का पहला प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कोई गन, कोई स्पेसशिप और कोई जायंट वेपन नहीं बल्कि एक बर्ड होती है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जॉन का इंस्टिंक्ट डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना नहीं था, उसने लाइफ क्रिएट की है। और सबसे क्रेजी पार्ट, जॉन रिंग को फिंगर से हटा देने के बाद भी बर्ड को मेंटेन करता रहता है और ये नॉर्मल लैंटर्न एबिलिटी नहीं है। एपिसोड के अंदर भी हेल क्लियरली समझ जाता है कि जॉन ने कुछ अनयूजुअल कर दिया है, लेकिन अभी के लिए जॉन को खुद भी नहीं पता कि उसने क्या कर दिया है और हेल उसे एक और काम देता है। हेल पहले से जॉन के लिए एक प्लेन टिकट लेकर आया होता है और जॉन को भेजता है अपने घर लैंटर्न लेने के लिए। अब यहाँ थोड़ा पावर बैटरी और लैंटर्न के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कॉमिक्स में हर ग्रीन लैंटर्न के पास एक पर्सनल पावर बैटरी होती है और पावर रिंग अपनी एनर्जी उसी बैटरी से रिचार्ज करती है। ये बैटरी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की लार्जर पावर सिस्टम सेंट्रल पावर बैटरी ऑन ओए से कनेक्टेड होती है। पावर रिंग की एनर्जी अनलिमिटेड होती है। कॉमिक के अकॉर्डिंग रिंग की एनर्जी यूज होने के साथ कम होने लगती है और उसे पीरियोडिकली पर्सनल पावर बैटरी से रिचार्ज करना पड़ता है। और रिंग का यूज सिर्फ फ्लाइंग या फाइटिंग तक लिमिटेड नहीं है। रिंग लैंटर्न को फ्लाइट देती है, स्पेस में सर्वाइव करने देती है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है, हार्ड लाइट कंस्ट्रक्शंस बना सकती है, यूनिफॉर्म जनरेट कर सकती है, एलियन लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकती है और कॉर्प्स के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन में भी अलाउ करती है। यानी ये रिंग बेसिकली एक कॉस्मिक मल्टीपर्पज टूल है और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी एनर्जी है। एनर्जी खत्म होने के साथ ही रिंग की पावर भी खत्म होने लगती है, इसीलिए हेल को अपनी पावर बैटरी की जरूरत है। लेकिन यहाँ एपिसोड एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती है। हेल रिंग को टेम्परेरी थोड़ा रिचार्ज करने के लिए कार के बोनेट पर टैप करता है और उससे अप्रोक्सीमेटली 5% चार्ज मिल जाता है। अब यहाँ एक क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कॉमिक्स में रिंग को रिचार्ज करने का एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट पावर बैटरी ही है, लेकिन एग्जैक्टली किसी ऑब्जेक्ट पर टैप करो और 5% चार्ज मिल जाए, ऐसा फिक्स कॉमिक रूल नहीं है। इसीलिए ये स्पेसिफिक 5% टॉप अप मैकेनिज्म सिर्फ शो के लिए बनाया गया है। जॉन हेल के घर की तरफ लैंटर्न लेने के लिए निकल जाता है और हेल वापस उसी फुटबॉल फील्ड पर पहुंचता है जहां पिछले एपिसोड में एलियंस का मर्डर हुआ था। यहाँ हेल को मेटल डिटेक्टर को लेकर थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि जब वो मेटल की चीजें निकालकर डिटेक्टर के अंदर से निकलता है तो डिटेक्टर कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। और यही हेल के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है, अगर ये मेटल डिटेक्टर है तो मेटल डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और इसी डाउट के साथ हेल शेरिफ कैरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पे शेरिफ को ढूंढने का हेल का तरीका काफी फनी था। बंदा हवा में उड़ता है,
और ऊपर से पूरे टाउन को टॉप एंगल से स्कैन करता है, जैसे गूगल मैप्स का ग्रीन लैंटर्न वर्जन हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रिंग की बैटरी ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और इसी सर्च के बीच हेल की रिंग कंप्लीटली लो हो जाती है और बंदा लिटरली बीच हवा में से नीचे गिर जाता है। अब ग्रीन लैंटर्न होने का ये भी एक डिसएडवांटेज है, अगर फ्यूल खत्म तो सुपर हीरो भी खत्म। हेल इवेंचुअली कम्युनिटी हॉल तक पहुंच जाता है और वहां शेरिफ कैरी टाउन के बाकी लोगों को एड्रेस कर रही होती है। डिस्कशन हो रहा है कि नेक्स्ट फ्राइडे होने वाले फुटबॉल मैच को कैंसिल किया जाए या नहीं, और यही हेल को बिली मैकन मिलता है। बिली उसे बताता है कि उसने जज को कन्विंस कर लिया है और हेल के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे उन्हें हटा दिया गया है, यानी हेल अब रैशविल छोड़कर अपने शहर वापस जा सकता है। लेकिन हेल को कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा, उसको क्लियरली लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो शेरिफ से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वहां उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और फिर हेल डिसाइड करता है कि अगर कोई आंसर नहीं दे रहा तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ेगा। और यही हेल मॉर्ग में पहुंचता है जहां पिछले एपिसोड में मारे गए उन्हीं सस्पेक्टेड एलियंस की बॉडी रखी हुई होती है और हेल बिना किसी परमिशन के उन बॉडीज को उठा लेता है। भाई, एक ग्रीन लैंटर्न लिटरली डेड बॉडीज को कार में लोड कर रहा है और फिर उन्हें लेकर वापस फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचता है और यहाँ उसकी थियरी कंफर्म हो जाती है। हेल बॉडीज को उन डिटेक्टर के सामने ले जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि ये डिवाइसेस ह्यूमंस के लिए बने ही नहीं है, ये एक्चुअली एलियन डिटेक्टर्स है और जो कैमरास फील्ड पर लगे हुए हैं वो भी नॉर्मल सिक्योरिटी कैमरास नहीं है। वो स्पेसिफिकली तब एक्टिवेट होते हैं जब कोई एलियन डिटेक्ट होता है और यहाँ पूरी मिस्ट्री एकदम से और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अब हेल के पास एक लॉजिकल थियरी है। जो लोग फुटबॉल फील्ड पर मारे गए वो एलियंस थे और किसी ने पहले से ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके रखी थी जो एलियंस को आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन अब एक और बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये सच में एलियन डिटेक्टर्स है तो फुटबॉल फील्ड में एंटर करने से पहले अलार्म क्यों नहीं बजा? क्योंकि अगर ये डिवाइसेस एलियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो जब ये लोग फील्ड पर आ रहे थे तब उनको एंट्री पर ही डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया? और यही हेल को विलियम मेकन की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ जॉन हेल के घर पहुंच चुका है और यहाँ हेल ने चाबियां छुपाने का जो तरीका रखा है वो भी थोड़ा फनी है। वो चाबियों को रॉक जैसी एक चीज के अंदर छुपा के रखता है और जॉन उसे निकाल लेता है। लेकिन भाई, अगर आप हेल का घर देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन जॉन का नहीं मेरा था। ये बंदा कमाता कितना है? इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और बंदा ग्रीन लैंटर्न भी है। जॉन भी बेसिकली यही क्वेश्चन कर देता है। हेल बताता है कि एक बार उसने एक अमीर आदमी के बेटे की जान बचाई थी और उसके बदले उसे ये घर मिला। कॉमिक्स में हेल का कोस्ट सिटी और फेरिस फैमिली, उसमें भी पर्टिकुलरली कैरल फेरिस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन ये स्पेसिफिक अमीर इंसान के बेटे को बचाने पर घर मिलना शो का ओरिजिनल कंसेप्ट है। जॉन हेल के रूम में पहुंचता है और वहां उसे हेल के ग्रीन लैंटर्न सूट्स मिलते हैं और एक मोमेंट के लिए जॉन खुद को मिरर में उसी सूट के साथ इमेजिन करता है और ये सीन मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉन के अंदर ऑलरेडी ग्रीन लैंटर्न बनने की डिजायर्स है। वो हेल के साथ ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन हेल उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देता। रिंग भी अभी उसके पास नहीं है। तो जब जॉन मिरर में खुद को ग्रीन लैंटर्न सूट के साथ दिखता है तो ये बेसिकली उसके फ्यूचर को इमेजिन करने का मोमेंट है। और कॉमिक्स में जॉन स्टुअर्ट का ग्रीन लैंटर्न बनना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन स्टुअर्ट कॉमिक्स में थर्ड ह्यूमन ग्रीन लैंटर्न है। इनिशियली गार्डियंस ने उसे हेल जॉर्डन के बैकअप या अल्टरनेट लैंटर्न के रूप में सिलेक्ट किया था, लेकिन इवेंचुअली जॉन ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक बन गया और उसकी टैक्टिकल ब्रिलियंस और लीडरशिप उसके कैरेक्टर की डिफाइनिंग क्वालिटीज है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, जॉन ओरिजिनली आर्किटेक्चर था और इसी वजह से उसके कंस्ट्रक्शंस एक्सट्रीमली डिटेल्ड और स्ट्रक्चरली प्रिसाइज होते हैं। तो शो अगर अभी से जॉन के कंस्ट्रक्शन को नॉर्मल लैंटर्न एबिलिटीज से डिफरेंट दिखाना शुरू कर रहा है तो ये डेफिनेटली फ्यूचर सेटअप हो सकता है। और इसी के बाद जॉन को मिलता है एपिसोड का सबसे कूल विजुअल। जॉन एक स्ट्रेंज कंटेनर देखता है और जब वो उसे ओपन करता है तो अंदर एक नॉर्मल डिपार्टमेंट नहीं होता, एक पॉकेट डायमेंशन होता है और उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर हेल की ग्रीन लैंटर्न पावर बैटरी रखी हुई होती है। और भाई, मुझे ऑनेस्टली जिस तरीके से पॉकेट डायमेंशन के अंदर का स्पेस दिखाया गया वो काफी बढ़िया लगा। हमें ये पॉकेट डायमेंशन वाला कंसेप्ट पहले भी सुपरमैन और पीस मेकर में दिख चुका है एंड अब लैंटर्न्स में भी इसका दिखना मतलब आने वाले डीसीयू प्रोजेक्ट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जॉन फाइनली लैंटर्न ले लेता है, लेकिन घर से निकलने से पहले उसे एक और काम करना होता है, अल को खाना खिलाना। अब अल कोई डॉग नहीं है, कोई कैट नहीं है और ऑनेस्टली पहली बार देखकर आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये है क्या। अल एक प्लांट लाइक एलियन क्रिएचर है और ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं है बल्कि कार्निवोरस प्लांट है। जॉन उसे खाना खिलाता है और अल पूरे सीन में अपनी थोड़ी डिस्टर्बिंग लेकिन फनी पर्सनालिटी दिखाता है। अब दूसरी तरफ हेल उन एलियंस बॉडीज को लेकर अपनी कार में घूम रहा होता है और जैसे वो ड्राइव कर रहा है
ऐसा लग रहा है कि जैसे दोस्तों के साथ गेड़ी मारने निकला हो। बस डिफरेंस ये है कि बैक सीट में एलियंस की डेड बॉडी है और यही शेरिफ कैरी उसे रोक लेती है। हेल जैसे तैसे करके उसे कन्विंस करता है कि वो एक्चुअली विलियम मेकन से मिलने जा रहा है, क्योंकि फुटबॉल फील्ड पर जो एलियन डिटेक्टर्स और कैमरा लगे हुए हैं वो विल मेकन ने ही लगवाए हैं। और अब हेल सीधा मेकन के घर यानी मेकन कंपाउंड की तरफ जा रहा है। दोनों मेकन कंपाउंड पहुंचते हैं। पहले हेल और कैरी को अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता, लेकिन इवेंचुअली हेल और विल के बीच अच्छी खासी बातचीत होती है। हेल सीधा क्वेश्चन करता है कि ये एलियन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास आई कहां से। हेल का पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा यूनिवर्स ट्रैवल कर चुका है, उसने डिफरेंट एलियन सिविलाइजेशंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज देखी है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी विल के पास है ऐसी टेक्नोलॉजी उसने पहले कभी नहीं देखी। और अब हेल का क्वेश्चन और भी बड़ा हो जाता है, अगर तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी है तो तुम्हारे पास और क्या क्या टेक्नोलॉजीज है। लेकिन विल फिर वही एनडीए वाला बहाना देता है। उसका कहना है कि वो अपने एम्प्लॉयर यानी उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में कुछ रिवील नहीं कर सकता। और यहाँ विल का बिहेवियर और सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि वो बार बार हेल को वापस जाने को कह रहा होता है और फिर जब हेल वापस नहीं जाता तो वो स्नाइपर से उसको शूट करवा देता है। और यहाँ मैं जेन्युइनली विल मेकन को लेकर और सस्पिशियस हो गया हूँ। अगर उसके कंपाउंड में स्नाइपर्स रेडी है तो कुछ बहुत बड़े सीक्रेट्स ऑलरेडी दबे हुए हैं, और इसी वजह से मेरे डाउट्स शेरिफ कैरी पर भी है, क्योंकि पहले ही जब हेल ने कहा था कि वो विल मेकन से मिलने जा रहा है, कैरी ने क्लियरली कहा था ये अच्छा आइडिया नहीं है। तो क्या कैरी को विल के बारे में कुछ ऐसा पता है जो वो हेल को नहीं बताना चाहती? क्या वो सिर्फ अपने टाउन को प्रोटेक्ट कर रही है या उसके पास भी कोई सीक्रेट है? और इसी सवाल के साथ एपिसोड हमें हेल के हॉस्पिटल वाले सीन में ले जाता है। हेल को हॉस्पिटल में होश आता है और यहाँ उसके और शेरिफ कैरी के बीच एक अच्छी खासी कन्वर्जेशन होती है, लेकिन कन्वर्जेशन स्टार्ट होने से पहले ही कैरी एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर चुकी होती है। हेल ने नींद में सिनेस्ट्रो का नाम लिया था और यही शो हमें ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक की तरफ ले जाता है। अब अगर आप कॉमिक्स से फेमिलियर नहीं हो तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सिनेस्ट्रो है कौन। कॉमिक्स में थाल सिनेस्ट्रो सिर्फ ग्रीन लैंटर्न का कोई रैंडम विलन नहीं होता, वो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का फॉर्मर मेंबर और हेल जॉर्डन का मेंटर भी था। एक टाइम पर सिनेस्ट्रो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का रिस्पेक्टेड ऑफिसर था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिनेस्ट्रो का आइडिया ऑफ जस्टिस बाकी लैंटर्न से कंप्लीटली डिफरेंट था। उसके लिए पीस का मतलब फ्रीडम या इक्वालिटी नहीं थी। उसका मानना था कि ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फियर और एब्सोल्यूट कंट्रोल जरूरी है, और इवेंचुअली उसका ये बिलीफ उसे एक विलन बना देता है। कॉमिक्स की डिफरेंट कंटिन्यूएशन में सिनेस्ट्रो के डाउनफॉल की डिटेल्स चेंज होती रहती है, लेकिन कोर आइडिया सेम ही रहा है। हेल जॉर्डन इवेंचुअली अपने मेंटर के अगेंस्ट खड़ा होता है, और ये रिलेशनशिप हेल के कैरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिनेस्ट्रो सिर्फ उसका एनिमी नहीं है, वो उस इंसान का रिप्रेजेंटेशन है जिससे हेल कभी सीखता था। और अब शो में कैरी हेल से उसी आदमी के बारे में पूछ रही है, और हेल फाइनली बताता है कि सिनेस्ट्रो ने अपने ही सुपीरियर के अगेंस्ट एक्शन लिया था और हेल ही वो लैंटर्न था जिसने उसे डिफीट किया था। शो इसी बैक स्टोरी को कॉमिक्स के कोर रिलेशनशिप के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करती है, और इंटरेस्टिंगली शो के क्रिएटर्स भी सिनेस्ट्रो को सिर्फ एक ट्रेडिशनल विलन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग सिनेस्ट्रो को एक हैनिबल लेक्टर टाइप साइकोलॉजिकल फिगर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, एक ऐसा कैरेक्टर जो खुद प्रिजन में है लेकिन दूसरों के सीक्रेट्स को उनसे भी ज्यादा बेहतर समझता है। और ये बात एपिसोड के एंड में और क्लियर होने वाली है, लेकिन हेल के पास अभी एक और प्रॉब्लम है। हेल कैरी से अपने हैंडकफ्स खोलने के लिए कहता है, लेकिन कैरी उससे पहले एक प्रॉमिस करवाती है। उसका पॉइंट सिंपल है, विल मेकन को अननेसेसरीली चैलेंज मत करो, और कैरी हेल को यह भी समझाती है कि विल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, बेसिकली जितना हो सके विल से दूर रहो। और यहाँ मेरे डाउट्स कैरी के कैरेक्टर को लेकर और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले भी जब हेल ने कहा था कि वो विल से मिलने जा रहा है, कैरी ने इमीडिएटली बोला था कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, और अब हॉस्पिटल में भी वो हेल को विल से दूर रहने के लिए कह रही है। तो क्या कैरी को विल के बारे में कुछ पता है? क्या वो सिर्फ अपने टाउन को प्रोटेक्ट कर रही है, या वो खुद भी इसी कंस्पिरेसी का कोई पार्ट है? अभी आंसर तो नहीं मिला, लेकिन शो क्लियरली कैरी को कंप्लीटली इनोसेंट शेरिफ के रूप में नहीं दिखा रहा है। और इसी कन्वर्सेशन के दौरान हेल एक और इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है। वो टॉम ऑसबर्न की लाइफ की कसम खाता है। टॉम ऑसबर्न रियल लाइफ नेब्रास्का के एक लेजेंडरी फुटबॉल कोच रह चुके हैं, और ये उन्हीं का रेफरेंस था। हेल फाइनली डिस्चार्ज पेपर पर साइन करता है, और यहाँ एक छोटी सी डिटेल बहुत वियर्ड है। पेशेंट लिस्ट देखो तो सिर्फ हेल जॉर्डन का नाम है। अब कैरी ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशन देती है, ये छोटा सा टाउन है, हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट्स नहीं आते, लेकिन सिर्फ पेशेंट्स लिस्ट ही स्ट्रेंज नहीं है। हॉस्पिटल को ध्यान से देखो तो बहुत सारी मशीन्स अब तक अनपैक भी नहीं हुई है, और अगर आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों को एक साथ देखो तो रैशविल नॉर्मल टाउन नहीं लग रहा है। फुटबॉल फील्ड पर एलियन डिटेक्टर्स, मेकन के पास इम्पॉसिबल एलियन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खाली है,
मशीन अनयूज्ड है और कैरी हर बार किसी न किसी चीज को डाउनप्ले करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे भी लगता है हॉस्पिटल के पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। और इसी कन्वर्सेशन में हेल कैरी से पूछता है तुम एक्चुअली कहाँ से हो, और कैरी का आंसर और इंटरेस्टिंग है। कैरी बताती है कि वो गॉथम से है। और भाई यहाँ डीसी फैंस के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, गॉथम यानी बैटमैन की सिटी। और उसके बाद एक और चीज नोटिस करो, उसका नाम है कैरी केन। कॉमिक्स में केन फैमिली गॉथम की एक मेजर फैमिली है और सबसे फेमस केन ऑब्वियसली केट कैन यानी बैट वुमन है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, शो ने अभी तक कैरी केन को केट केन या बैट फैमिली से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए कैरी डेफिनेटली बैट वुमन की रिलेटिव है, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। अब वापस चलते हैं जॉन की तरफ। जॉन हेल के घर से पावर बैटरी लेकर वापस आने की तैयारी कर रहा होता है और अल को खाना भी खिला चुका होता है और उसका काम सिंपल था, हेल के घर की कीस वापस अपनी जगह पर रखनी थी। लेकिन जैसे ही जॉन घर से निकलता है कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और जब जॉन की आंख खुलती है तो वो एक वान के अंदर होता है। और यहाँ भी फाइट कोरियोग्राफी की जेन्युइनली तारीफ करनी पड़ेगी। एक छोटी सी वान के अंदर जॉन मल्टीपल अटैकर्स के साथ फाइट करता है और सीन काफी फिजिकल फील होता है। कोई ओवर द टॉप सुपर हीरो एक्शन नहीं, बस क्लोज क्वार्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जॉन किसी तरह वैन से एस्केप कर जाता है और फिर हाईवे चेस स्टार्ट होती है। और यहाँ एक और चीज इमीडिएटली नोटिस होती है, जो लोग जॉन को किडनैप करके ले जा रहे थे उनकी फिजिकल एबिलिटीज नॉर्मल ह्यूमन लेवल की नहीं लगती। उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और मूवमेंट कुछ ज्यादा ही अननेचुरल है। जॉन एक पॉइंट पर अपनी छोटी ग्रीन बर्ड को भी बचाने की कोशिश करता है और ऑनेस्टली ये सीन काफी हार्ट वार्मिंग था, क्योंकि पूरे एपिसोड में वो बर्ड जॉन के साथ एक कांस्टेंट कंपेनियन बनी हुई है। लेकिन जॉन इवेंचुअली दोबारा पकड़ा जाता है और जब उसकी आंख दोबारा खुलती है तो उसके सामने वही एलियन रेस के लोग होते हैं जिनके डेड मेंबर्स हमें एपिसोड 1 में फुटबॉल फील्ड के ऊपर देखने को मिले थे, और उनका लीडर एंटान सबसे पहले जॉन से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता है, हेल ने ये बर्ड इतने दूर से कैसे प्रोजेक्ट की। जॉन उसे करेक्ट करता है, हेल नहीं, मैंने ये बर्ड को प्रोजेक्ट किया है। और यहाँ एंटन जेन्युइनली शॉक हो जाता है क्योंकि जॉन के पास रिंग है ही नहीं, फिर भी वो इस चिड़िया को मेंटेन कर पा रहा है। और यही एंटन को जॉन की एक अनयूजुअल एबिलिटी का सिग्नल देता है। अब कॉमिक के कंटेस्ट में जॉन स्टुअर्ट वैसे भी कंस्ट्रक्ट क्रिएशन के मामले में एक्सट्रीमली टैलेंटेड लैंटर्न है। उसका आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड, उसकी विल पावर और उसकी एबिलिटी टू विजुअलाइज स्ट्रक्चर्स उसे अदर लैंटर्न से अलग बनाती है। कॉमिक्स में जॉन इवेंचुअली इतने हाई लेवल पर पहुंचता है कि वो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड मेंबर्स में से एक बन जाता है। और मोज़ेक स्टोरी लाइन में जॉन की एबिलिटीज नॉर्मल लैंटर्न के लेवल से भी काफी आगे चली जाती है। और इसीलिए शो का ये सेटअप कि जॉन के अंदर कुछ अनयूजुअल है कॉमिक कैरेक्टराइजेशन के साथ एक्चुअली फिट होता है। लेकिन शो ने अभी तक एग्जैक्टली ये रिवील नहीं किया कि जॉन रिंग के बिना बर्ड को कैसे मेंटेन कर पा रहा है। और इसी मिस्ट्री की वजह से एंटन जॉन से एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें मैन हंटर्स के बारे में क्या पता है। और यहाँ एपिसोड एक बहुत बड़ा चैप्टर ओपन करती है। मैन हंटर्स एक्चुअली गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स की ओरिजिनल लॉ एनफोर्समेंट फोर्स थे, यानी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को क्रिएट करने से पहले गार्डियंस ने मैन हंटर्स को क्रिएट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैन हंटर्स जस्टिस को एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करने लगे। वो ऑर्डर और पनिशमेंट के नाम पर एक्सट्रीम वायलेंस यूज करने लगे और इवेंचुअली गार्डियंस को रियलाइज हुआ कि उनकी क्रिएशन खुद डेंजर बन चुकी है। कॉमिक्स में मैन हंटर्स की हिस्ट्री बहुत डार्क है। उनके एक्शंस सेक्टर 666 के मैसेकार तक पहुंचते हैं, जहां उन्होंने मैसिव डिस्ट्रक्शन की थी। और इसी हिस्ट्री का लेटर कनेक्शन रेड लैंटर्न माइथोलॉजी तक भी पहुंचता है। लेकिन शो अभी मैन हंटर्स को एक और डिस्टर्बिंग एंगल से प्रेजेंट कर रही है। ये सिंथेटिक बींग्स किसी भी स्पीशीज के फॉर्म ले सकते हैं, यानी वो ह्यूमंस बनकर आपके आसपास सालों तक छुपे रह सकते हैं। और इसी वजह से रशेविल का मर्डर मिस्ट्री और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि मैन हंटर कोई भी हो सकता है। एंटन जॉन को अपने प्लेनेट की स्टोरी बताता है। उसके अकॉर्डिंग मैन हंटर्स उनके प्लेनेट पर आए थे और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो उस सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा एडवांस थी। फिर कुछ टाइम बाद मैन हंटर्स वहां से चले गए, लेकिन एक मैन हंटर वही रह गया। और सबसे डेंजरस पार्ट, उसने एंटन के लोगों के बीच खुद को छुपा लिया। वो उनकी ही सोसाइटी का पार्ट बनकर सालों तक वहां छुपा रहा और क्वाइटली उनके डिस्ट्रक्शन की प्लानिंग करता रहा। फिर इवेंचुअली उसने हॉलोकास्ट इंजीनियर किया। एंटन के प्लेनेट के पूरे लोग डिस्ट्रॉय हो गए। और यहाँ शो जॉन को सिर्फ ये स्टोरी बताता नहीं है, एंटन उसे वो मेमोरीज एक्सपीरियंस करवाता है। जॉन लिटरली उन लोगों का पेन, उनका डिस्ट्रक्शन और उनके अंदर का टेरर अपने दिमाग के अंदर एक्सपीरियंस करता है। और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग था, लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। जॉन इतना पावरफुल कंस्ट्रक्ट स्टिल मेंटेन कर पा रहा है, यानी इतनी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बाद भी बर्ड उसके कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर नहीं जाती। और यही
एंटन को और कन्विंस करती है कि जॉन नॉर्मल नहीं है। एंटन आगे जॉन को बताती है कि जब उनके प्लेनेट का मैसेकर हुआ तब एक ग्रीन लैंटर्न वहां आया था और ग्रीन लैंटर्न ने मैन हंटर को कैप्चर कर लिया था। उसने एंटन के लोगों को प्रॉमिस किया कि मैन हंटर को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में एंटन के लोगों को पता चलता है कि मैन हंटर एक्चुअली एस्केप कर गया और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका मानना है कि वही मैन हंटर अब रेशविल नेब्रास्का में हाइड कर रहा है और फुटबॉल फील्ड पर जो एलियंस मारे गए वो एक्चुअली एंटन के लोग थे। वो रेशविल आए थे मैन हंटर को ढूंढने के लिए। यही पिछले एपिसोड में विलन ने जिस वेंजेंस की बात करी थी उसके बारे में हमें यहाँ पता चलता है। एंटन के लोग अर्थ पर उसी मैन हंटर से बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैन हंटर ने उन्हें पहले ही मार दिया और यही वजह है कि हेल उनकी डेड बॉडीज के साथ फुटबॉल फील्ड पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब एंटन जॉन को एक फाइनल डेडलाइन देता है। एंटन जॉन को बताता है कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। उसे रेशविल वापस जाना है और आइडेंटिफाई करना है कि मैन हंटर कौन है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है मैन हंटर ह्यूमन फॉर्म में छुपा हुआ है और अगर जॉन और हेल उसे आइडेंटिफाई नहीं करते तो एंटन और उसके लोग रेशविल में एंटर करेंगे और पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी अब सिचुएशन सिर्फ हेल और जॉन की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्लॉक ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और जॉन इसी के बाद रेशविल वापस चलता है। रास्ते में जॉन एक कॉफी शॉप पर रुकता है और यहाँ उसकी मुलाकात जोई मैकन से दोबारा होती है। जोई विलियम मैकन की वाइफ है और दोनों के बीच कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि जोई और विलियम का रिलेशनशिप कैसे टिका हुआ है। जोई यहाँ पे ये भी बताती है कि कभी कभी वो अपनी शादी से ब्रेक लेने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर लेती है जो उन्होंने पिछले एपिसोड में करी थी और यहाँ मेरे डाउट्स फिर से जोई के कैरेक्टर को लेकर और स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि शो में जोई जॉन के साथ काफी इजीली ओपन हो रही है और जब पूरे टाउन में कोई मिस्टीरियस मैन हंटर छुपा हुआ है तो ऑब्वियसली हर कैरेक्टर का सस्पेक्ट बनना जरूरी है। जॉन अपने मॉडल पर वापस आता है और यहाँ हेल ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। दोनों के बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट के बीच हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाई जाती है। हेल अपनी पावर रिंग को रिचार्ज कर रहा होता है, वो पावर बैटरी को रिंग से कनेक्ट करता है और ग्रीन लैंटर्न ओथ रिपीट करता है और ये कॉमिक की मोस्ट आइकॉनिक लैंटर्न ट्रेडिशंस में से एक है। कॉमिक्स में लैंटर्न्स अपनी रिंग को पर्सनल पावर बैटरी से रिचार्ज करते हैं और ओथ कॉप्स के कोड और कमिटमेंट का सिंबॉलिक पार्ट है। यानी ये सिर्फ बैटरी चार्ज करने का पासवर्ड नहीं, ये ग्रीन लैंटर्न आइडेंटिटी का रिचुअल है। अब जॉन एंटन के साथ हुई पूरी मीटिंग के बारे में हेल को बताता है। मैन हंटर्स, एंटन, उसके प्लैनेट का मैसेकर, 48 घंटों की डेडलाइन और सबसे इंपॉर्टेंट रेशविल में छुपा हुआ मैन हंटर। हेल ये सब सुनकर ऑब्वियसली शॉक हो जाता है और उसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल मैन हंटर्स के नाम से क्लियरली फेमिलियर है। यानी ये कोई ऑब्सक्योर एलियंस विशेष नहीं है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। और इसी मोमेंट पर हेल डिसाइड करता है कि अब ग्रीन लैंटर्न मोड में आना पड़ेगा। जॉन लैंटर्न के साथ उसका सूट भी लेके आया होता है और वो सूट पहनता है और स्पेस की तरफ निकल पड़ता है और उसका डेस्टिनेशन कोई नॉर्मल लैंटर्न बेस नहीं है, एक हाई सिक्योरिटी इंटरगैलेक्टिक प्रिजन है। कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की हाई सिक्योरिटी डेस्टिनेशन फैसिलिटी को साइंस सेल्स कहा जाता है, या कॉमिक के कंटेक्स्ट में कहे तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस प्रिजनर्स को कंटेन करने के लिए यूज होने वाली एडवांस फैसिलिटी है। शो ने इसी कंसेप्ट को एक एक्सट्रीमली आइसोलेटेड एलियन प्रिजन एनवायरनमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया है और हेल अंदर एंटर करता है। उसका पर्पस एक ही है, मैन हंटर्स के बारे में आंसर्स का पता लगाना, लेकिन जिससे वो मिलने आया है वो ग्रीन लैंटर्न हिस्ट्री का सबसे डेंजरस नाम है। हेल सेल के सामने पहुंचता है और अंदर हमें फाइनली सिनेस्ट्रो दिखाई देता है। हेल अंदर जाता है और सिनेस्ट्रो उसका वेट कर रहा होता है। हेल फॉर्मेलिटीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीधा मैन हंटर के बारे में पूछता है, लेकिन सिनेस्ट्रो एकदम कामली उसे रोक देता है। उसके अकॉर्डिंग अगर एक मैन हंटर अभी भी एग्जिस्ट करता है तो वो हेल के सामने सेकंड ग्रेटेस्ट थ्रेट है। और फिर सिनेस्ट्रो एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिससे पूरे एपिसोड का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सो व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट द जॉन स्टुअर्ट। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड के एंड के बाद मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन मैन हंटर नहीं था, जॉन स्टुअर्ट था, क्योंकि देखो एंटन जॉन के बर्ड को बनाने को लेकर शॉक होता है। जॉन रिंग के बिना कंस्ट्रक्ट मेंटेन कर पा रहा था। फिर सिनेस्ट्रो हेल से मैन हंटर के बारे में सुनने के बाद सीधा जॉन स्टुअर्ट के बारे में पूछता है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? मुझे नहीं लगता। कॉमिक्स में जॉन स्टुअर्ट ऑलरेडी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल लैंटर्न है। उसकी विल पावर, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, लीडरशिप उसको नॉर्मल ग्रीन लैंटर्न से अलग बनाती है और शो अभी से उसकी अनयूजुअल पोटेंशियल को टीज कर रहा है। हो सकता है बर्ड सिर्फ एक बर्ड हो। जॉन ने खुद भी हेल के क्वेश्चन पर बस इतना ही कहा था, इट्स जस्ट अ बर्ड। लेकिन अगर ये सच में सिर्फ एक बर्ड है तो सिनेस्ट्रो को जॉन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? और यही चीज हमें एपिसोड 2 के सबसे बड़े क्वेश्चन पर छोड़ जाती है। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आखिर रेशविल में छुपा हुआ मैन हंटर कौन है? क्या विलियम मैकन सिर्फ एक मिस्टीरियस बिजनेसमैन है या उसका एम्प्लॉयर एक्चुअली कोई एलियन एंटिटी है? कैरी विल से इतनी अनकंफर्टेबल क्यों है? क्या कैरी गौतम से आने के अलावा
केन फैमिली के साथ कोई डीपर कनेक्शन रखती है, ज़ोई एक्चुअली कितना सच बोल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉन स्टुअर्ट के अंदर आखिर क्या है, क्या वो फ्यूचर ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए ऑलरेडी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत आगे है, और क्या सिनेस्ट्रो जॉन के बारे में हेल से पहले ही कुछ जानता है। लेकिन सबसे बड़ा काउंटडाउन 48 आवर्स, जॉन और हेल के पास सिर्फ 2 दिन है मैन हंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो अगर फेल होते हैं तो एंटन के लोग रशेविल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर मैन हंटर ऑलरेडी किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में उनके आसपास छुपा हुआ है तो नेक्स्ट एपिसोड में किसी भी कैरेक्टर पर ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। ऑनेस्टली एपिसोड 2 के बाद मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि मैन हंटर का रिवील कैसे होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एलियन मॉन्स्टर नहीं है, ये गार्डियंस की सबसे पुरानी मिस्टेक में से एक है। और अगर एक मैन हंटर एक्चुअली रशेविल में सालों से छुपा हुआ है तो जब उसकी असली आइडेंटिटी सामने आएगी तो पूरी स्टोरी का मीनिंग कैसे चेंज हो सकता है। और फिर आता है सिनेस्ट्रो, हेल उसके पास क्यों गया है, सिनेस्ट्रो जॉन स्टुअर्ट के बारे में इतना क्यूरियस क्यों है, और क्या हेल और सिनेस्ट्रो का पास्ट सिर्फ एक ओल्ड राइवलरी है या मैन हंटर मिस्ट्री का भी कोई कनेक्शन है, ये सब अब एपिसोड 3 से स्लोली रिवील होना शुरू होगा। पर्सनली एपिसोड 2 देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट इस शो के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब लैंटर्न सिर्फ ग्रीन लैंटर्न की सुपर हीरो स्टोरी नहीं रही है, मर्डर मिस्ट्री प्लस डिटेक्टिव स्टोरी प्लस कॉस्मिक डीसी माइथोलॉजी तीनों एक साथ कंबाइन की जा रही है। और अगर एपिसोड 3 इसी पेस पर गया तो मुझे लगता है अब असली गेम शुरू होने वाला है। 48 आवर्स, 1 मैन हंटर, 2 ग्रीन लैंटर्न्स। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको एपिसोड 2 कैसा लगा, और क्या आपकी कोई थियरी है एपिसोड 2 को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वो जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा देना, क्योंकि वो मेरे चैनल को रिचार्ज करने की एक बैटरी है। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।